नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन के बारे में जानेंगे। देखिए, मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा में अपना विशेष स्थान रखते हैं और इनकी रचना चंदाइन भी बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है। तो आइए देखते हैं। देखिए, चंदाइन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। यानी हिंदी का पहला सूफी काव्य कौन सा माना जाता है? चंदाइन को माना जाता है। और सूफी काव्य में मूल भाव क्या है? प्रेम का भाव है। तो सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? चंदाइन है। इसमें अगर नायक की बात करें तो नायक यहाँ पर कौन है? देखिए, नायक के लिए विद्वानों में नामकरण को लेकर मतभेद है। कोई ने लोर नाम से जानता है, कोई लारा, कोई लोरक, कोई लोरिक अथवा नूरक आदि नामों से इनको जाना जाता है। नायिका की अगर बात करें तो नायिका का नाम यहाँ पर चांदा या चंदा दोनों ही अलग अलग किताबों में हमें मिलते हैं। तो इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। लोरिक हम मान सकते हैं कि लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन चंदाइन में है। रचना काल इसका विवादग्रस्त है। अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग हैं। इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार अल बदायूनी के आधार पर अगर देखें तो इन्होंने 772 हिजरी के आसपास इस रचना की प्रसिद्धि का उल्लेख किया है। ईस्वी सन की 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1379 ईस्वी इसकी रचना का अनुमान किया जाता है। सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया जाता है 1379 इसी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। अब बात करें इसके नामकरण की, तो इसके नामकरण और इसमें जो पाठ हैं उन पाठों में भी समानता नहीं है। प्राचीन उल्लेखों में विशेष रूप से चंदाइन और सामान्यतः इसको नूरक चंदा नाम दिया गया है। इस जो ये रचना है इसका नामकरण कुछ विद्वान चंदाइन कहते हैं तो कुछ इसे नूरक चंदा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो एक सूफी काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन नायक नायिका या इसके रचना काल, इसका समय काल कब लिखा गया था या इसका जो नामकरण है उसमें विद्वानों में काफ़ी मतभेद नजर आते हैं। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में भी की गई थी और लोक गाथा के रूप में इस काव्य की मौखिक परंपरा यानी गाया जाना, लोक गाथा के रूप में इसको गाने की जो मौखिक परंपरा है वो भी, और वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार के जो आंचलिक भाग है, आंचलिक क्षेत्र है, वहाँ पर इसको गाया जाता है मौखिक रूप से। कथा वस्तु में हेर फेर के साथ लोक प्रचलित छंदों में लोरिकायन, लोरिकी और चनैनी नाम से भी इस प्रेम गाथा को जाने जाता है और इसके अनेक संस्करण भी प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि क्योंकि ये लोक प्रचलित है, सामान्य जनता इसको गाकर सुनती और सुनाती है, यानी लोगों में प्रचलित है, तो ऐसे में यहाँ पर इसका लोरिकायन और लोरिकी या चनैनी नाम से भी इस प्रेम गाथा के अनेक संस्करण हमें मिलते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत। प्राचीन काल से ही इस कथा की ख्याति इतिहासकारों और कवियों के उल्लेखों से सिद्ध होती है। अब बात करें इसके प्रमुख पात्रों में, तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 इसके प्रमुख पात्र हैं। नायिका है जिसका नाम चंदा है, नायक लोर है, कई जगह लोरिक भी आता है, और उपनायिका की बात करें तो मैना है। और ये मैना कौन है? ये लोरिक या लोर की पहली पत्नी है। अन्य पात्रों में गोवरगढ़ के राजा सहदेव हैं जो कि चंदा के पिता हैं। बावन है जिससे चंदा का विवाह हो जाता है। बहुत ही छोटी अवस्था में चंदा का विवाह, लगभग 4 साल की अवस्था में चंदा का विवाह हो जाता है। इसके बाद एक पात्र भिक्षुक भी है जिसका नाम अगर हम देखें कई जगह बागीर है और कई जगह बाजुर भी है, जो चंदा पर मोहित होता है। राव रूपचंद जो राजापुर के राव हैं, जिसे बाजपुर दर्शाया चंदा के बारे में पता चलता। यहाँ बाजपुर द्वारा या बाजुर द्वारा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दें। जो ये भिक्षुक है ये जाकर चंदा के बारे में राजा को बताता है और उसे गोवरगढ़ पर वो चढ़ाई कर देता है, यानी लड़ाई के लिए पहुंच जाता है। किसको प्राप्त करने के लिए? चंदा को प्राप्त करने के लिए। यहाँ बृहस्पति का भी इसमें अगर देखें तो भूमिका है, और वो कौन है? चंदा की सखी हैं। इसमें कथा में जैसे कि मैंने बताया, नायक यहाँ पर कौन है? लोर है, और नायिका कौन है? चंदा है। इस कथा की उपनायिका कौन है? मैना है, जो कि लोर की पत्नी है। इस कथा में गोवरगढ़ के राजा सहदेव चंदा के पिता हैं और 52 जैसे अन्य पात्र भी हैं।
कथा में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न लोगों के द्वारा उनके प्रेम में बाधा डालना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना जैसे रोचक प्रसंग इसमें शामिल किए गए हैं। इसकी अगर शैली की बात करें तो इस कथा को दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है और भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। कथा के कई संस्करण लोक गाथा के रूप में भी मिलते हैं। इस कथा की भाषा को कुछ विद्वान ठेठ अवधी मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि यह हिंदी की बोलियों के मिश्रण से बनी सांस्कृतिक भाषा है। अब थोड़ा सा इसकी कथा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो राजा है सहदेव, ये कहाँ के राजा हैं? इनका पूरा नाम राय महर सहदेव है। तो जो राय महर सहदेव है ये गोवरगढ़ के राजा थे। चंदा उनकी बेटी है, वो बहुत ही सुंदर है और उसका विवाह किसके साथ होता है? बावन के साथ होता है। देखिए, छोटी उम्र में ही उसकी शादी, चंदा की शादी बावन के साथ कर दी जाती है। लेकिन जो बावन ये नपुंसक है, लेकिन जो चंदा है वो लज्जा के कारण इस बात को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करती, परंतु एक दिन वो अपनी सास और ननद के सामने अपनी मन की बात को रख देती है, परंतु दोनों के द्वारा ही चंदा की उपेक्षा की जाती है। इससे चंदा रूठकर कहाँ चली जाती है? गोवरगढ़ चली जाती है अपने पिता के पास। एक बाघिर जो साधु है, यहाँ भिक्षु, बाजूर या बाघिर जो भिक्षु है, ये एक दिन चंदा को देखता है और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। और ये बात वो किसको बताता है? राजा रूपचंद को बताता है। राव रूपचंद, ये राजापुर के राव हैं, उनको जाकर चंदा की खूबसूरती के बारे में बताता है। रूपचंद की सेना गोवर पर आक्रमण कर देती है। युद्ध में राय महर की जो सेना है वो कमजोर पड़ जाती है और उसके बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोवर को बचाने के लिए लोरिक को युद्ध के लिए आना पड़ता है। लोरिक की वीरता के सामने राजा रूपचंद की सेना बिखर जाती है। यानी राजा रूपचंद किससे हार जाता है? लोरिक या लोर से हार जाता है। इसी लोरिक की सहायता से जो गोवर है वो जीत जाता है। लोरिक विजेता की तरह शहर में प्रवेश करता है और चंदा अपने महल से उसे देखती है और उस पर मुग्ध हो जाती है। लोरिक भी उसे देखकर उसकी छवि पर मोहित हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और दोनों के मन में प्रेम का भाव आता है। इसके साथ साथ जो मैना है, ये उपनायिका है। यहाँ पर मैना जो कौन है? लोरिक की पत्नी है। उसे जब पता चलता है कि उसके पति ने किसी दूसरे स्त्री से विवाह कर लिया है या वो उस पर मोहित हो गया है, तो वो काफी खीज अनुभव करती है या अपने मन में काफी दुख उसे होता है। चंदा और लोरिक सामाजिक भय से गोवर छोड़कर निकल जाते हैं। चंदा को रास्ते में सांप डस लेता है और एक योगी के द्वारा जादू मंत्र से उसको चेतना शून्य कर दिए, वो उसको जगा देता है या चेतना शून्य कर देता है और वहां पर चंदा ठीक हो जाती है। उसका जो जहर नाग के द्वारा डस लिया गया था, वो जहर साधु जो आता है वो उस जहर को निकालकर उसे ठीक कर देता है। उसके बाद बावन से युद्ध होता है, क्योंकि चंदा किसकी पत्नी है? बावन की पत्नी है। इन सभी संकटों को पार करते हुए दोनों कहाँ पर पहुंचते हैं? हरदी पाटन। ये आप ध्यान में रखेंगे, दोनों कहाँ पहुंचते हैं? हरदी पाटन में पहुंचते हैं। हरदी पाटन ये जगह का नाम है और हरदी पाटन पहुंचते हैं। उधर लोरिक के बिना मैना की, क्योंकि घर गृहस्थी उजड़ गई है, वो काफ़ी वीरान और काफ़ी विरह से व्याकुल अनुभव करती है और वह लोरिक से उसके घर, जब ऐसा लगता है कि रास्ते में जब वो शिविर लगाकर बैठे हैं तो मैना वहाँ पर जो भेष बदल कर आती है और वो लोरिक से भेंट करती है। लोरिक उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो आज भी मैना से उतना ही प्रेम करता है। और मैना के कहने पर लोरिक अपने घर आ जाता है। वहाँ पर लोरिक की माँ है जिसका नाम है खोलिन। वो दोनों बहुओं का, कौन कौन सी बहुएं यहाँ पर? चंदा और मैना, दोनों बहुओं का काजल और सिंदूर लगाकर स्वागत करती है। और संपूर्ण कथा का अंत कैसा होता है? आनंद के साथ कथा समाप्त हो जाती है। तो एक छोटी सी कहानी है जिसमें राजा के जीवन के घटनाक्रम को दिखाया गया है प्रमुख पात्रों के माध्यम से। तो वैसे कुछ विद्वान इसके रचना काल के संबंध में ये मानते हैं कि इसका जो रचना काल हमने यहाँ पर देखा है 1300
79 ईस्वी। कुछ विद्वान इसको ठीक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। परंतु फिर भी सूफी काव्य के अंतर्गत ये रचना एक अमूल्य धरोहर के तौर पर है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।